Good morning, students. In the previous lecture, we discussed about the concept of monetary policy. Last lecture में हमने monetary policy ये concept शुरू किया था, जिसमें हमने monetary policy की meaning, उसके बाद में उसके objectives और importance ये topic हम discuss कर चुके हैं. तो आज के लेक्चर में हम मॉनेटरी पॉलिसी के आगे का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम शुरू करेंगे एंड दैट इज़ मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो अलग अलग मेथड्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के, वो कौन कौन से मेथड्स हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे. तो इसके पहले कि हम क्रेडिट कंट्रोल को समझें, हम दो टर्म्स आपको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में हमेशा पढ़ने को मिलेंगे एंड दैट इज़ क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट क्रिएशन. तो क्रेडिट क्रिएशन ये जो टॉपिक है, ये क्रेडिट क्रिएशन का जो संबंध है, ये क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक करती है, लेकिन क्रेडिट कंट्रोल जो होता है वो क्रेडिट कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सेंट्रल बैंक करती है. अभी दोनों में क्या फ़र्क है, क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल. क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल शब्द आया है तो आपको कंफ्यूज हो सकता है कि क्रेडिट कंट्रोल क्या कंसेप्ट है और क्रेडिट क्रिएशन क्या कंसेप्ट है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रेडिट क्रिएशन क्या है. तो क्रेडिट क्रिएशन इज नथिंग बट लोन देने का जो तरीका होता है, एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू ही लोन बांटती है कमर्शियल बैंक. तो उस कंप्लीट प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन. जबकि क्रेडिट कंट्रोल ये एंटायरली अलग कंसेप्ट है. क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी में कितना लोन बट रहा है या बटना चाहिए, इस पे कुछ ना कुछ रेगुलेशन होना चाहिए. वो आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं बटना चाहिए, आवश्यकता से कम भी नहीं होना चाहिए. तो वो जो रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन को कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट का मतलब होता है ऑलवेज लोन, तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए. और वो जो क्रेडिट कंट्रोल का जो काम है वो कौन करती है, सेंट्रल बैंक. और इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये जो आरबीआई करती है क्रेडिट कंट्रोल, ये किसके थ्रू करती है, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. और मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं कि जिसके माध्यम से जो मनी का सप्लाई है, जो क्रेडिट का सप्लाई है इकोनॉमी में, वो आइदर बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट. इकोनॉमी में अगर मनी का सप्लाई या क्रेडिट की आवश्यकता ज़्यादा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश मॉनेटरी पॉलिसी में होती है. अगर आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ज़्यादा मनी का सप्लाई हो चुका है, तो आरबीआई क्या करेगी, मनी का सप्लाई कम करने की कोशिश या क्रेडिट का सप्लाई कम करने की कोशिश थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी करेगी. मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में मनी सप्लाई, क्रेडिट का सप्लाई को रेगुलेट करना एज पर द रिक्वायरमेंट. और वो करते कैसे हैं कि मनी का सप्लाई, हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीनिंग ही क्या है, मनी के सप्लाई को रेगुलेट करना, मतलब या तो बढ़ाना या तो कम करना एज पर द रिक्वायरमेंट. लेकिन ये करते कैसे हैं, तो इसके लिए टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी में. दो प्रकार के क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स हैं, एक क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा क्वालिटेटिव मेथड. अभी दोनों में अंतर क्या है हम समझ लेते हैं. क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड दोनों में हम क्रेडिट सप्लाई को ही अफेक्ट करते हैं, मतलब लोन जो बट रहा है मार्केट में. क्योंकि जब हम मनी सप्लाई कहते हैं तो मनी सप्लाई में क्रेडिट एक इम्पॉर्टेंट उसमें एलिमेंट होता है. तो जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव की मीनिंग है कि पूरी इकोनॉमी में जो टोटल सप्लाई होता है मनी का, वो टोटल सप्लाई को ही हम या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं. मतलब क्या कि जो टोटल मार्केट में मनी सप्लाई हो रहा है, क्रेडिट का सप्लाई हो रहा है, वो या तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे. और क्वालिटेटिव में क्या करते हैं हम, क्वालिटेटिव में एक पर्टिकुलर एरिया जो है, उस एरिया में ही हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि एग्रीकल्चर में मनी का सप्लाई या क्रेडिट हमको ज़्यादा बांटना है, हमको इंडस्ट्री में नहीं बांटना है. तो ऐसी स्थिति में जो क्रेडिट कंट्रोल में हम केवल एग्रीकल्चर में ही लोन ज़्यादा बटे इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे और इंडस्ट्री में एज इट इज़ हम रखेंगे. मतलब इंडस्ट्री में सप्लाई नहीं चाहिए तो वहाँ पर हम ज़्यादा सप्लाई नहीं करेंगे. अब यहाँ पर क्या हो गया, केवल एक ही सेक्टर को हम अफेक्ट कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में ही हम ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्री में नहीं चाहिए तो वहाँ पर हम सप्लाई को नहीं बढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर हम जिस सेक्टर में चाहिए उस सेक्टर में मनी का सप्लाई क्या करते हैं, आइदर इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं. तो ये दोनों के बीच में अंतर है कि यहाँ पर टोटल सप्लाई ही हम अफेक्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर सेक्टर में हमें आवश्यकता है उसमें ही हम या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट. तो जैसे फॉर एग्जांपल कि हमेशा एक एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक फैन है और ट्यूबलाइट है. ठीक है, अभी अगर मुझे फैन नहीं चाहिए
ठीक है, फैन की आवश्यकता नहीं है और ट्यूबलाइट मुझे चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर एक मेन स्विच है। अब क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि मेन स्विच अगर मैंने बंद कर दिया तो ना तो फैन चलेगा ना तो ट्यूबलाइट चलेगी, मतलब टोटल सप्लाई ही मैंने क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। सो दिस इज क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव में क्या है कि मुझे केवल फैन नहीं चाहिए तो फैन की बटन मैं बंद कर दूंगा, ट्यूबलाइट एज इट इज चालू रहेगा। तो दिस इज क्वालिटेटिव मेथड कि जो एक पर्टिकुलर जगह पर हमको सप्लाई चाहिए वहां पर हम सप्लाई बढ़ाएंगे, बाकी का जो एरिया है वो क्या करेंगे, वो अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में। तो इसमें हम जो क्वांटिटेटिव मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं, जनरल मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये हम आज के लेक्चर से शुरू करेंगे। तो क्वांटिटेटिव की जो पहली मेथड है दैट इज बैंक रेट। तो बैंक रेट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के जो अलग अलग मेथड्स या एलिमेंट है वो पढ़ रहे हैं, जिसकी पहली मेथड कौन सी है, क्वांटिटेटिव मेथड, इसको हम जनरल मेथड्स भी कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल की। इसमें पहली जो मेथड है दैट इज बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है, अब सबसे पहले आपको बैंक रेट समझने के लिए जो कमर्शियल बैंक्स होती है वो कमर्शियल बैंक का फंक्शनिंग स्टाइल आपको समझना पड़ेगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये कमर्शियल बैंक्स में कौन सी बैंक आती है और काम कौन सी करती है, क्या काम करती है, हमको समझना आवश्यक है। अब सबसे पहले कमर्शियल बैंक मतलब कौन सी बैंक, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बैंक आ सकती है, पब्लिक सेक्टर की बैंक आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर की बैंक कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये सब प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, मतलब जहाँ पर ओनर प्राइवेट होते हैं उन बैंकों को हम प्राइवेट सेक्टर की बैंक कहते हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जहाँ पर ओनर गवर्नमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस प्रकार की जो बैंकें हैं जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर की बैंक, और ये सभी को हम कंबाइंडली कहते हैं कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक करती क्या है, कमर्शियल बैंक क्या करती है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है या RBI से लोन लेती है, और जो पैसा इकट्ठा हुआ है वही पैसा पब्लिक को लोन के तौर पर देती है, उनसे ज़्यादा ब्याज वसूल करती है और FD होल्डर को उसमें का कुछ ब्याज देती है और जो डिफरेंस रहता है उनका प्रॉफिट रहता है। ये कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग स्टाइल है। अब ये एग्जांपल में हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक जो है, ये कमर्शियल बैंक के पास जो फंड्स आते हैं, एक तो हमने देख लिया कि लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और दूसरा माध्यम है कमर्शियल बैंकों के पास पैसे आने का, एंड दैट इज लोन फ्रॉम RBI। तो RBI जब कमर्शियल बैंकों को लोन देती है तो कोई ना कोई इंटरेस्ट उनसे चार्ज करती है। कमर्शियल बैंक ने अगर लोन लिया है RBI से तो कमर्शियल बैंकों को लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा RBI को। तो जो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है जो कमर्शियल बैंक देती है, पे करती है RBI को, जो उन्होंने लोन लिया है RBI से, दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। मतलब बैंक रेट इज द रेट चार्ज, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द RBI ऑन द लेंडिंग्स, मतलब जो लोन दिया है RBI ने कमर्शियल बैंकों को, उस पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है RBI कमर्शियल बैंकों से, दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। उसको क्या कहते हैं, बैंक रेट। अब ये बैंक रेट कितना रहेगा, ये RBI की अथॉरिटी, RBI उसको बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, मतलब आइदर उसको इंक्रीज कर सकती है और डिक्रीज कर सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। मार्केट में, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कितना मनी का सप्लाई है, वो आवश्यकता से ज्यादा है कि कम है, ये दो चीजें RBI ऑब्जर्व हमेशा करती रहती है, और उसके हिसाब से ही मनी के सप्लाई को या तो इंक्रीज किया जाता है या तो डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर बैंक रेट 3% है। मतलब क्या कि RBI ने लोन दिया कमर्शियल बैंक को और उनसे 3% जो ब्याज है वो वसूल कर रही है कमर्शियल बैंकों से RBI। अब कमर्शियल बैंक क्या करती है, ये 3% से लोन मिल गया, पैसा मिल गया कमर्शियल बैंक को, इसमें कमर्शियल बैंक क्या करेगी, प्रॉफिट ऐड करेगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए है। तो 3% में अपना 4% ऐड किया और 7% के हिसाब से कमर्शियल बैंक ने क्या किया, पब्लिक में लोन बांट दिया, और 7% लोन जिसने भी लिया है वो कमर्शियल बैंकों को उनको EMI वापस करना पड़ेगा। तो कितना वसूल कर रहे हैं कमर्शियल बैंक, 7%। तो 7 में से 3% तो कमर्शियल बैंकों को पे करना पड़ेगा RBI को, और जो बैलेंस है 4%, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ दिस कमर्शियल बैंक। ये फंक्शनिंग स्टाइल है कमर्शियल बैंक की। तो ये हो गया जनरल फंक्शनिंग। अब जब RBI देख रही है कि इकोनॉमी में, देश में या लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास फॉर एग्जांपल कि बहुत पैसा हो गया है, हमने देखा इन्फ्लेशन के समय मनी सप्लाई बहुत बढ़ गया, तो मनी सप्लाई ऑलरेडी बढ़ गया और क्रेडिट मतलब लोन उस मनी सप्लाई का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो RBI क्या सोचेगी कि ऑलरेडी मनी का सप्लाई ज्यादा हो गया है, तो कैसे हम मनी के सप्लाई को कम करें, कैसे हम क्रेडिट के सप्लाई को कम करें। तो इसके लिए RBI क्या करेगी कि ये जो बैंक रेट है, जो पहले 3% के हिसाब से लोन दे रही थी कमर्शियल बैंकों को RBI, इसको वो इंक्रीज करके कर देंगे 5%। RBI बोलेगी कि हम पहले आपको 3% चार्ज कर रहे थे, अभी आपको 5% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ये जो 5% है, ये 5% जो बैंक रेट है ये RBI ने बढ़ा दिया। अब कमर्शियल बैंकों को कितना पे करना पड़ेगा, 5%।
5% में अपना 4% तो उनको ऐड करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में 4% कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है तो उतना ऐड कर लिया। मतलब मार्केट में अभी लोन कितने में उनको कमर्शियल बैंकों को देना पड़ेगा, उनको 9% में देना पड़ेगा, 5 + 4। अब पहले कितना मिल रहा था 7%, अभी कितना के हिसाब से लोन बढ़ रहा है 9%। मतलब लोन पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। अब जो भी व्यक्ति लोन लेगा वो सोचेगा कि भाई ईएमआई भी बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो जो मंथली इंस्टॉलमेंट रहता है वो भी बढ़ जाएगा, तो हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली लोगों को डिस्करेज करना है कि लोन न लेकर के। तो ये जो बढ़ गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे जो लोग लोन लेने के लिए आ रहे हैं वो अगर उनको अनावश्यक लग रहा है तो वो लोन नहीं लेंगे, क्योंकि ईएमआई बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से जो लोग लोन लेने के लिए आ रहे हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मार्केट में मनी का जो सप्लाई है, जो क्रेडिट का सप्लाई है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा टोटल में। क्योंकि पहले 7% था, लोन सस्ता था, अभी 9% हो गया है। तो ये दिखने के लिए 9% है, लेकिन जब लाखों और करोड़ों में उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। तो लोन जो भी लोग लोन लेने के लिए आएंगे वो सोचेंगे कि हम रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से और मनी का सप्लाई, लोन लेने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी। और यही चाहती है आरबीआई कि मार्केट में एक्सेस मनी सप्लाई हो चुका है उसको कैसे कम करे। तो उसके लिए आरबीआई ने क्या कर दिया, बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो बैंक रेट को इंक्रीज करने से मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो कम किया जा सकता है। और यही जो कंसेप्ट है हमने देखा था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने देखा था कि बैंक रेट को बढ़ा देते हैं। तो बैंक रेट को बढ़ाने से इस प्रकार से लोन महंगा हो जाता है और मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है गवर्नमेंट को तो उस समय आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देती है, क्योंकि बैंक रेट को बढ़ाने से क्या होता है, जो लोन बढ़ता है वो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लोन महंगा हो जाता है और मार्केट में लोग जो लोन लेने के लिए आ रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। मतलब डायरेक्टली जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाता है। अब थोड़ा सा हम उल्टा सोचते हैं कि भाई 3% के हिसाब से बैंक रेट पहले चार्ज करती थी कमर्शियल बैंक। अभी आरबीआई ने देखा कि भाई मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम है, मनी सप्लाई बढ़ना चाहिए, क्रेडिट का सप्लाई बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में जो आरबीआई है, आरबीआई ने कहा कि भाई हम पहले 3% चार्ज कर रहे थे, अभी हम आपसे 1% ही चार्ज करेंगे। मतलब बैंक रेट को कम कर दिया। अब कमर्शियल बैंकों को फंड मिल गया, पैसा मिल गया 1% के हिसाब से, 4% उसमें प्रॉफिट ऐड किया और अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। पहले कितना था, 7%, मतलब ब्याज जा रहा था। अभी कितना हो गया, 5%। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो ईएमआई भी कम हो जाएगा। ईएमआई कम हो गया तो जो लोग लोन नहीं ले पा रहे थे वो भी लोन ले लेंगे। इस प्रकार से जो क्रेडिट है, मनी सप्लाई है, मार्केट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही टारगेट था आरबीआई का कि किस प्रकार से मनी सप्लाई को बढ़ाएं। और मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने क्या किया कि बैंक रेट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, जिससे लोन का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, कम हो गया। सो इस प्रकार से आरबीआई चाहती क्या है, आरबीआई अगर चाहती है कि मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो, ये अगर चाहती है आरबीआई, तो ऐसे समय में बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। अगर सोचती है कि आरबीआई ने सोचा कि भी मनी सप्लाई बढ़ना चाहिए, तो ऐसे में जो बैंक रेट है उसको आरबीआई कम कर देती है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग बैंक रेट। तो बैंक रेट को चेंज करना ये आरबीआई के अधिकार में है और आरबीआई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको इंक्रीज करती है। जब मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो ऐसे सिचुएशन में बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो ऐसे में बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। इस प्रकार से बैंक रेट को चेंज करके मार्केट में मनी के सप्लाई को अफेक्ट किया जा सकता है। तो दिस इज बैंक रेट। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ।